Hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. So we are starting with chapter number 5, time of supply का रिवीजन. चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं. इंश्योर कर लेना कि वो आप देख रहे हो. मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपको ऐसा रिवीजन नहीं मिलेगा. Believe me when I say you will study and revise GST like never before. And चैप्टर 4 इसके बाद आ जाएगा. ठीक है, दो इंपॉर्टेंट बातें. सबसे पहले टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं एमसीक्यूज पोस्ट कर रहा हूँ और अगले 2 महीने में बहुत सारे रिसोर्सेस वहां आने वाले हैं. सो डोंट मिस आउट ऑन दैट. फ्री में यार सारे रिसोर्सेस मिल रहे हैं, एमसीक्यू मिल रहे हैं. तुम्हें ऐसे ऐसे पॉइंट्स समझ आ जाएंगे कि जो तुमने शायद पढ़े भी ना हो. यस, आपने शायद पढ़े भी नहीं होंगे, वो पॉइंट्स वहां पे टेस्ट हो रहे हैं अभी. सो इंश्योर दैट यू आर ज्वाइनिंग दैट. सेकंड, if you genuinely like the content, ensure that you are subscribing to the channel. Why? Because बहुत बारी ऐसा होता है कि आपको ध्यान शायद ना रहे एंड अपडेट सबसे मिस हो जाए. बिकॉज अगेन फॉर योर मे एग्जाम बहुत सारी चीजें प्लान हो रही है, इन प्रोसेस है एंड वो अपलोड होने वाली है. सो दैट कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस इन योर मार्क्स फॉर सीए फाइनल आईडीटी. यस, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, टाइम ऑफ सप्लाई का रिवीजन. मैं एक दो जगह आपकी इलस्ट्रेशंस भी पिक करूंगा आईसीएम मटेरियल की, बिकॉज ये प्योर थ्योरी तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है, चलो छोटा सा चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है. स्टार्ट करते हैं. सर, हर एक चैप्टर का ना एक पर्पस होता है, एक मतलब होता है कि वो चैप्टर आपसे क्या बोलने वाला है. चैप्टर 1 ने मुझे बताया कि ये चीज टैक्सेबल इवेंट है या नहीं. चैप्टर 2 ने मुझे ये बताया कि टैक्स कौन पे करेगा. चैप्टर 3 ने मुझे ये बताया कि प्लेस ऑफ सप्लाई यूज करके मैं उसको इंटर बनाऊंगा या इंट्रा बनाऊंगा. चैप्टर 4 जो अगला अपलोड होने वाला है वो मुझे बताता है कि शायद सारी जीएसटी के सारे चेकलिस्ट पूरी हो रही है, सारे के सारे बेसिक्स पूरे हो रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है, लेकिन स्टिल अपन एग्जेम्पशन में डाल के उसको जीएसटी नहीं लगाएंगे. और ये होता है चैप्टर नंबर 5 की जनाब मैं टैक्स का पेमेंट कब करूं. आज लेट्स से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं 24 फेब को, तो क्या 24 फेब को अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई तो मैं इसका पेमेंट 25 को करूंगा या 26 को करूंगा या 27 को करूंगा. मुझे डेट पता चलनी है, मुझे टाइम पता चलना है. तो वो टैक्स पीरियड कब फॉल करेगा वो डेट के हिसाब से, दैट इज गोइंग टू बी आंसर्ड बाय द टाइम ऑफ सप्लाई. यस, स्टार्ट करें. एक सेकेंड, चलो टाइम ऑफ सप्लाई स्टार्ट करते हैं. सो द पर्पस इज टू व्हेन टू लेवी जीएसटी एंड व्हेन टू पे इट टू द गवर्नमेंट. इसके अंदर मेरे 3 सेक्शन आने वाले और 2 नए क्लैरिफिकेशंस और आई शुड से सर्कुलर्स इंसर्ट हुए थे और मे 25 जो हम कवर करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 12 की. जो सेक्शन नंबर 12 है वो गुड्स की बात करेगा. सेक्शन नंबर 13 है सर्विसेज की बात करेगा. सेक्शन नंबर 14 जो है वो बात करेगा कि भैया अगर बीच में तुम्हारा रेट चेंज हो जाए, मतलब आज लेट से 18% था, कल को 28 हो जाए और उस टाइम कोई सप्लाई प्रोसेस में हो मतलब इनवॉइस इशू हो रखा है या पेमेंट आ गई है या सप्लाई चल रही है, तो उसमें हम प्री लगाएंगे या पोस्ट लगाएंगे, वो सेक्शन नंबर 14 मुझे बताएगा. यस, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सीजीएसटी एक्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आईजीएसटी एक्ट. आर यू क्लियर? लेट्स स्टार्ट. आ जाओ. सेक्शन नंबर 12, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 बेसिक एप्लीकेबिलिटी बताता है कि भैया यस, एज पर दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स. 12.2 और 12.3. 12.2 FCM, 12.3 RCM. Similarly, section 13.2 FCM for services, 13.3 RCM for services. Let's start. Forward charge mechanism मतलब सप्लायर पे करने वाला टैक्स. टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड शैल बी अर्लियर ऑफ 2 days. अब आपको इसके अंदर 2 डेट लेनी है, लेकिन दूसरी डेट मूट हो जाती है, इनवैलिड हो जाती है बिकॉज ऑफ सर्कुलर 66 2017. पहले पढ़ लो. The time of supply shall be earlier of the date of issue of invoice or the last date of which he is required under section 31 to issue the invoice. तो सर सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 ने क्या बोला, पहले आप बी भी पढ़ लो. The date on which the supplier receives the payment with respect to the supplier. मोटा मोटा सेक्शन 12.2 मुझे ये कह रहा है कि आपका टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एफसीएम ऑफ गुड शैल बी अर्लियर ऑफ 2 dates. डेट नंबर 1 इनवॉइस और डेट नंबर 2 पेमेंट. तो अगर एडवांस पेमेंट आया तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, बट इससे इंडस्ट्री में काफी प्रॉब्लम हुआ था, रिप्रेजेंटेशंस गए थे, हिस्ट्री में मैं अभी नहीं जा रहा, जरूरत नहीं है. नोटिफिकेशन नंबर 66 2017 आया, उसने बोला कि आप इसको पढ़ेंगे ही नहीं. पढ़ेंगे नहीं मतलब एडवांस पे जीएसटी नहीं लेना गुड्स के केस में, एक्सेप्ट इन 2 केसेस, मनी, ऑनलाइन मनी गेमिंग एंड कॉम्पोजिशन सप्लायर. कॉम्पोजिशन सप्लायर मतलब अगर उसको कुछ एडवांस आता है तो वो उसका टर्नओवर मान के उसके ऊपर कॉम्पोजिशन लेवी पे करने का, बस एज सिंपल एज दैट. और ऑनलाइन गेमिंग मनी इज द ओनली इंटेंजिबल गुड. तो इन दोनों के केस में यस वी विल अप्लाई बी, बट अदरवाइज नॉट, मूट हो जाएगा. तो अगर ये हम खत्म करें तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई का आंसर क्या बना, इट विल ऑलवेज बी द इनवॉइस डेट और द लास्ट डेट अप टू विच यू आर रिक्वायर्ड टू इश्यू द इनवॉइस. अब सर इस चैप्टर में मुझे सेक्शन 31 को भी लिंक करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि इनवॉइस वाली बातें तो सेक्शन 31 से आती है. तो क्या सर अभी पढ़ाओगे? बिल्कुल अभी पढ़ना पड़ेगा. आप इसको बाद में नहीं पढ़ सकते, आपको साथ में लिंक करके चलना पड़ेगा. तो आ जाओ, आपको साथ में लिंकिंग भी करा देते हैं. लेट्स सी सेक्शन नंबर 31 के कुछ बेसिक्स. आजा भाई, सेक्शन 31 के कुछ बेसिक्स. सेक्शन 31 इनवॉइस के केस में
When I'm talking about goods and I'm talking about the one time supply, I'm not talking about continuous supply, one time supply. तो गुड्स के केस में आपको चेक करना है कि क्या मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है क्या. अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है तो रिमूवल ऑफ गुड्स तक आपको इनवॉइस इशू कर देना है. सर प्लीज समझना, टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 31 को भी लिंक करते हुए चलता है. टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ने के लिए आपको इनवॉइस का भी पढ़ना पड़ेगा. तो मैं आपको पहले इनवॉइस का रिक्वायरमेंट बता रहा हूं ताकि हम उसको लिंक कर पाए टाइम ऑफ सप्लाई में. बराबर. टाइम ऑफ सप्लाई ने क्या बोला? टाइम ऑफ सप्लाई ने क्या बोला? टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द केस ऑफ गुड्स शैल बी द इनवॉइस डेट, और अगर आपने टाइम से इशू नहीं किया तो लास्ट डेट अप टू विच यू आर रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस. अब इनवॉइस की डेट क्या होती है? गुड्स के केस में ये होती है कि अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है तो रिमूवल ऑफ द गुड्स तक आपका इनवॉइस चला जाना चाहिए. अगर आपने ये वाली डेट से पहले इनवॉइस इशू किया तो वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा. अगर आपने नहीं किया तो दिस विल बी द लास्ट डेट अप टू विच द इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, और वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा. क्लियर? यस. अदर केस मतलब मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है. तो इन केस डिलीवरी ऑफ द गुड्स और मेकिंग अवेलेबल टू द रेसिपिएंट. गुड्स की डिलीवरी इन्वॉल्व नहीं है, कोई मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है. ये गुड्स यहीं पे पड़े हुए मेरे फैक्ट्री में. मैंने आपको लेट्स से 1 मार्च को बोला कि ये गुड्स आप लेके जा सकते हो, तो मैंने आपको इसकी डिलीवरी अवेलेबल करवा दी. मूवमेंट नहीं हुई है. बाद में आप मूवमेंट करा रहे हो, दैट इज अ सेपरेट इशू. बट मेरे और आपके कॉन्ट्रैक्ट में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है. 1 मार्च विल बी द लास्ट डेट अप टू विच यू कैन इशू एन इनवॉइस. वन टाइम सर्विसेज के केस में आप बिफोर भी इशू कर सकते हो या फिर सप्लाई खत्म होने के बाद विद इन 30 डेज भी आप इशू कर सकते हो. सर आपने 45 भी लिखा है, 45 फाइनेंस इंडस्ट्री के लिए रहता है, वो सेक्शन 31 में हम पढ़ लेंगे. बेसिक समझ लो, 30 डेज फ्रॉम द सप्लाई ऑफ सर्विसेज आपको इनवॉइस इशू कर देना है. यस, सर्विसेज इंटेंजिबल नेचर होता है, थोड़ा सा टाइम दिया जाता है कि यस यू कैन इशू विद इन 30 डेज. अब बात करते हैं सर कंटिन्यूस सप्लाई की. सर कंटिन्यूस सप्लाई क्या होता है? कंटिन्यूस सप्लाई मतलब रिकरिंग होता ही जा रहा है. कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में स्पेसिफिक टाइम लिमिट है 3 महीने से ज्यादा. ऐसी बात गुड्स में नहीं लिखी है, आप एक बार डेफिनेशन को रिवाइज कर लेना. बट मोटा मोटा यही बात है कि रिकरिंग इन्वॉल्व है, रिकरिंग चलता ही जा रहा है, पेमेंट आती जा रही है. यस, ओके. जैसे फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस, मैंने एसी की मेंटेनेंस की एक सर्विस दे रहा हूं किसी को, वो अगले 2 साल तक दे रहा हूं, दैट इज अ कंटिन्यूस सप्लाई. यस, ओके. अब कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स में इफ देयर इज successive statement of accounts or successive payments involved, that particular date on which you are receiving the successive statement of accounts or successive payments, that will be my date up to which invoice should be issued as a supplier. Yes. और सर continuous supply of service में I told you recurring है, more than 3 months है, आपको 3 चीजें चेक करनी है. पहला, can you ascertain the due date of payment? Can you ascertain the due date of payment? अगर आपकी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्लियर है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कि हर महीने की 5 तारीख तक पेमेंट आनी है, तो 5 तारीख विल बी द डेट अप टू विच इनवॉइस इज इशूड. नहीं तो फिर आप चेक करो कि एक्चुअल में पेमेंट कब आती है. कहीं एक टाइम 8 को आ गई, एक टाइम 12 तारीख को आ गई, तो जो भी डेट आएगी उस दिन जिस दिन पेमेंट आया इनवॉइस इशू मारने का. यस. और सर इफ द पेमेंट इज लिंक टू द कंप्लीशन ऑफ इवेंट, फॉर एग्जांपल ये जनरली बनता है कंस्ट्रक्शन वगैरह में कि एक फ्लोर डाला तो 20% पेमेंट देने का, एक फ्लोर डाला तो 20% पेमेंट देने का. तो आप देखो कि वो फ्लोर कब डाला. यू सी द एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ इवेंट. सो इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट. ये हो गया आपका इनवॉइस के रिस्पेक्ट में डेट्स. मैंने आपको सर्विसेज की भी अभी करा दी है, तो आप पहले ये अच्छे से रिवाइज करो क्योंकि दिस इज लिंक टू माय टाइम ऑफ सप्लाई. यस. सो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स एफसीएम इज द इशू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट अप टू विच यू आर रिक्वायर्ड टू इशू एन इनवॉइस. एग्जांपल लेते हैं छोटा सा. आपका गुड्स का सेल हुआ है, आपका गुड्स का सेल हुआ, लेट्स से वो हुआ 3 मार्च को 3 मार्च 25 को द गुड्स वर रिमूव्ड. अब सपोज आपका इनवॉइस इशू हुआ है 1 मार्च को और एक केस में हुआ है 6 मार्च को. तो फर्स्ट केस में द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 1 मार्च बिकॉज वो टाइम से इशू हो चुका था. सेकेंड केस में क्योंकि वो लेट हुआ, गुड्स का रिमूवल कब हुआ है 3 मार्च को, तो इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए था 3 मार्च को. तो इस केस में हम टाइम ऑफ सप्लाई, गवर्नमेंट आपका 6 मार्च का वेट नहीं करेगी, गवर्नमेंट बोलेगी 3 मार्च. यस, बिकॉज दिस इज द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 31 टू इशू द इनवॉइस. समझ में आया? यस. अब ऐसा नहीं है कि अगर ये आपका इनवॉइस डेट आया है तो इसी दिन आपको टैक्स पे करना है. बेसिकली अब आपका मार्च मंथ का जो है उसके अंदर वो फॉल कर जाएगा. नाउ यू विल पे द टैक्स व्हेनेवर यू फाइल द 3B फॉर द मंथ ऑफ मार्च. करेक्ट. चलो आगे बढ़ते हैं. एक प्रोविजो है, वो कहता है कि अगर 1000 रुपीज तक आपका एक्सेस मनी रिसीव हुआ तो आपके पास ऑप्शन है कि उतने का टाइम ऑफ सप्लाई आप पेमेंट को छोड़ के इनवॉइस डेट ले सकते हो. बट दैट प्रोविजन इज इररेलेवेंट टुडे
बिकॉज एनी विच वेज 1000 क्या, अगर मैं 2 करोड़ रुपए भी एडवांस रिसीव करूं, आई एम नॉट सपोज टू पे द जीएसटी, एक्सेप्ट इन दीज 2 केसेस। इन दोनों केसेस में ये प्रोविजन आज भी काम करेगा फॉर ऑब्वियस रीजन। सप्लाई शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड टू द एक्सटेंट इट इज कवर्ड बाय द इनवॉइस। मतलब अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ 1000 kgs का स्टील प्रोवाइड करने का है और इनवॉइस में मैं अभी 10 kg चार्ज कर रहा हूं, तो इट इज अज्यूम कि मैं 10 kg के रिस्पेक्ट में टाइम ऑफ सप्लाई की बात कर रहा हूं, पूरे कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में नहीं। 12.3 टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ आरसीएम। आरसीएम मतलब सर रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा, रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। इसके अंदर आपको 3 डेट पकड़ के चलनी है, तीनों में से अर्लीस्ट आपको पिक करना है। पहला डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, पहला डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, सिंपल प्लेन, कोई दिमाग नहीं लगाना। डेट नंबर 2 अर्लियर ऑफ 2 डेट्स। डेट नंबर 2 इज एक्चुअली द पेमेंट डेट, डेट नंबर 2 इज एक्चुअली द पेमेंट डेट। बट सर फिर पेमेंट में आप दोबारा अर्लियर ऑफ 2 क्या पिक कर रहे हो? मैंने कब अपने बुक्स में एंट्री चढ़ाई, मैं हूं रेसिपिएंट, आप हो सप्लायर, आपने मुझे माल दिया, मैंने आपको उसका पेमेंट करना था। अब वो पेमेंट का एक तो होता है मेरा बुक्स के अंदर डेबिट और एक होता है एक्चुअल डेबिट। मतलब पेमेंट की एंट्री मेरी बुक्स में चढ़ी होगी कि आई एम पेइंग यू, और एक्चुअल डेबिट फ्रॉम द बैंक अकाउंट। अब सर आज के इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, उसी दिन एंट्री डल जाती है, तो ठीक है ना, वो आपका सेम डेट आ जाएगा। कभी कभार आप क्या करते हो, बुक्स में एंट्री बाद में चढ़ा रहे हो, एक्चुअल में डेबिट आपके बैंक से पहले हो रहा है, तो फिर उस केस में उन दोनों में से भी आपको अर्लियर पिक करना पड़ेगा। यस, सो पेमेंट एंटर्ड और पेमेंट डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट, इसमें से आपको अर्लियर पिक करना है इंटरनली यहाँ पे। और डेट नंबर 3 31st day from the date of issue of invoice or any other document by whatever name called in lieu thereof by supplier। अब सर इसमें क्वेरी आता है कि सर आरसीएम के अंदर तो वो सेल्फ इनवॉइसिंग वगैरह लगती है, उसके रिस्पेक्ट में एक छोटा सा अमेंडमेंट भी आया है। कई बच्चे मुझे पूछते हैं उस अमेंडमेंट के बारे में, लेकिन बेटा जी वो नवंबर के लिए आया है, मई 25 के लिए नहीं आया है। तो जितना अभी दिया है प्लीज उतना पढ़ो, एक्स्ट्रा नॉलेज कैन बी हार्मफुल फॉर योर एग्जाम। अभी यस, मैंने क्या बोला, सिंपल, जो भी सप्लायर डॉक्यूमेंट इशू करेगा उसका 31st डे, the technical wording is day immediately after 30 days, so that will be 31st day, 31st day। तो 3 डेट क्या पिक करनी है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, इंटरनली पेमेंट में whichever is earlier, और 31st डे फ्रॉम द इनवॉइस। इन तीनों में से सबसे अर्लीस्ट जो डेट रहेगी वो आपका आंसर बन जाएगा। अगर आप इस ऊपर वाले क्लॉजेस में आंसर नहीं निकाल पा रहे हो तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा एंट्री इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट। मतलब ये एंट्री पेमेंट की नहीं है, ये सप्लाई की एंट्री है। जब आप उसको परचेजेस दिखाओगे कि मैंने परचेज किया है कुछ क्योंकि मैं रेसिपिएंट हूं। क्लियर है बात? कभी कभार एक क्वेरी आता है, सर ये डेबिट क्यों लिखा है, क्रेडिट क्यों नहीं? अरे मेरे लाल, मैं रेसिपिएंट की बात कर रहा हूं, मैं सप्लायर की बात नहीं कर रहा। 12 सबसेक्शन 3 में फोकस आरसीएम पे है, एफसीएम पे नहीं। ठीक है, मैं इसका भी आपको क्वेश्चन कराता हूं, पहले 12 खत्म करवा लेता हूं। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर बाय द सप्लायर। अब सुनना, बहुत ईजी है। मैंने आपको जो भी सब्जेक्ट टॉपर है, लेट्स से मैंने उसको बोला कि मैं आपको 10,000 रुपीज का शॉपर स्टॉप का वाउचर दूंगा। जब मैंने शॉपर स्टॉप से वो 10,000 का खरीदा तो मैं हूं रेसिपिएंट क्योंकि आई एम लायबल टू पे, शॉपर स्टॉप इज द सप्लायर। नाउ द क्वेश्चन कम्स टाइम ऑफ सप्लाई फिक्स करने के लिए कि डू आई नो कि उस पर्टिकुलर वाउचर के अगेंस्ट क्या मेरा स्टूडेंट खरीदने वाला है। अगर वो एक जनरल वाउचर है दैट द स्टूडेंट कैन शॉप फॉर एनीथिंग फॉर 10,000 रुपीज, तो उस केस में अभी शॉपर स्टॉप को पता नहीं है कि इसमें वो क्या खरीदने वाला है। शॉपर स्टॉप वाले को भी नहीं पता कि इसका स्टूडेंट वहां पे जाके वो 10,000 वाउचर के अगेंस्ट क्या खरीदने वाला है। तो मुझे जब रेट ही नहीं पता, मुझे यही नहीं पता जीएसटी कितना पे करना है, तो फिर मैं उसका टाइम ऑफ सप्लाई भी कैसे फिक्स कर सकता हूं? यस, सो इफ द सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल जिससे अगेंस्ट वो रिडीम होने वाला है, वी विल वेट फॉर रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मतलब जब वो बच्चा एक्चुअल में जाके उसको यूज करेगा, मुझे पता चल जाएगा कि बच्चा क्या खरीद रहा है, किस अगेंस्ट खरीद रहा है, उतने का जीएसटी में वहां पे रिडीम कर सकता हूँ, पे कर सकता हूँ। बट अगर मुझे पता है कि उस 10,000 के अगेंस्ट लेट्स से सिर्फ और सिर्फ शूज ही खरीदने हैं और शूज के ऊपर लेट्स से 18% जीएसटी है, तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई के लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। आप जब वाउचर इशू हो रहा है, शॉपर स्टॉप कैन पे 18% जीएसटी इमीडिएटली। यस, तो आपको देखना है कि इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल और नॉट। If it is identifiable, you check the issue of voucher date, that will be the time of supply. If not, wait till redemption. Redemption मतलब एक्चुअल में बच्चा जाके वहां पे उस वाउचर को यूज करेगा। समझ में आया? आगे रेसिडुअल केसेस, जब ऊपर वाले कहीं पे भी सबसेक्शन नहीं लगते तो रेसिडुअल केस लगता है। अगर उसके रिस्पेक्ट में कोई पीरियोडिकल रिटर्न है जैसे जीएसटी 3B, तो आप देखो उसकी ड्यू डेट क्या है। और अगर वो जनरल है, अदर केसेस लेट्स से कोई पेनल्टी वगैरह पकड़ी गई है, कोई अमाउंट आपका पकड़ा गया है और इट इज नॉट लिंक टू एनी रिटर्न, वो पेनल्टी है, वो फी है कोई, तो आप देखो जिस दिन आपने टैक्स पे किया वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा, जब आपने टैक्स पे किया, क्योंकि इट डज नॉट हैव एनी अदर इवेंट लिंक टू इट। यस, ओके। 12 सबसेक्शन 6, इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी के रिस्पेक्ट में टाइम ऑफ सप्लाई वही होता है जिस दिन सप्लायर उसको रिसीव करता है, क्योंकि उसको पहले से नहीं पता कि मुझे इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने आपको बोला कि मैं आपको ये बेचता हूँ
30 डेज में पेमेंट नहीं करी तो इंटरेस्ट लगेगा। अब मुझे नहीं पता ना कि आप 30 डेज में पे करोगे या नहीं करोगे। अगर आपने सही में नहीं पे किया तो आपने मुझे इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करी, जब मेरे हाथ में इंटरेस्ट आया तब मुझे समझ आया कि अरे मेरे को इंटरेस्ट मिला है। जब मैंने ओरिजिनली इसको इशू किया था, मैंने इनवॉइस इशू किया था, मैंने आपको सप्लाई करी थी, आई डिडंट नो दैट यू आर गोइंग टू पे लेट, as simple as that. So when the supplier receives the addition, focus is on word receives, so that will be the date of time of supply. Yes, okay. अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं। ये देखो, गुड्स का मुझे एक सवाल कराना है आपको आरसीएम का। लेट्स सी, बी लिमिटेड, एक सेकेंड, बी लिमिटेड सेल्स गुड्स टू सी लिमिटेड ऑन 4 जून। द गुड्स आर टैक्सेबल अंडर आरसीएम। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, मैं इसके अंदर एक बहुत ही प्यारा वाला लिंक लगा सकता हूं चैप्टर नंबर 2 के आरसीएम एफसीएम के साथ। गुड्स का आरसीएम आपके कोर्स में है, यस, तो मैं उसको यहाँ पे लिंक करके टाइम ऑफ सप्लाई बना सकता हूँ। फिर ये मत बोलना कि सिर्फ आरसीएम हम करके गए थे, सिर्फ टाइम ऑफ सप्लाई करके गए थे, आपको सारे चैप्टर अच्छे से करने हैं। सो द गुड्स आर टैक्सेबल अंडर आरसीएम, इनवॉइस इज इशूड ऑन 4 जून, सी लिमिटेड रिसीव्स द गुड्स ऑन 27 जून। पहली डेट मुझे क्या पकड़नी है? रिसीट डेट। पहली डेट मुझे जल्दी से बताओ क्या पकड़नी है? रिसीव डेट। क्या है वो रिसीव डेट? 27 ऑफ जून। दूसरी डेट क्या पकड़नी है? पेमेंट। तो देखो, सी लिमिटेड रिकॉर्ड्स द पेमेंट ऑन 10 बट सेम इज डेबिटेड ऑन 2 जुलाई। भाई साहब ने एंट्री पहली पास कर दी 10 जून और एक्चुअल में डेबिट कब हो रहा है? 2 जुलाई। तो गवर्नमेंट के लिए तो अच्छा है, गवर्नमेंट कह रही इन दोनों में से अर्लियर पिक कर। तो पेमेंट डेट में क्या पिक करूंगा? 10 जून। और एक मुझे क्या पिक करनी है? 31st डे फ्रॉम द इश्यू ऑफ इनवॉइस। अब सर इसमें आरसीएम में वही बता रहा हूं, सेल्फ इनवॉइसिंग का दिमाग मत लगाना, आप सीधा ये डेट से 30 डेज कंप्लीट करके जो 31st बनेगा वो दिमाग लगाओ। 4 जून से आगे 30 डेज क्या बनेंगे? जून के 26 और जुलाई के 4, मतलब जुलाई 4 तक 30 डेज होंगे, तो 31st डे आपका बनेगा 5th ऑफ जुलाई। अब इन दिनों में से सबसे अर्लीस्ट पिक करो, 10 जून। आपका आंसर बनेगा 10 जून। क्या है आंसर? इन्होंने लिखा है 10 जून। ये देखो, टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी 10 जून, एज सिंपल एज दैट। कुछ दिमाग नहीं लगाना इसमें, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सर्विसेज का भी मैं जस्ट ओपन कर लेता हूं ताकि फिर मैं प्रोविजंस करा के फटाफट से एग्जांपल पे आ पाऊंगा। मैंने एक मार्क करके रखा है आप लोगों के लिए। अरे अरे अरे, हाँ चलो आगे बढ़ते। पहले सर्विसेज के केस में अब ये ऑलमोस्ट वैसे ही स्ट्रक्चर की तरह चलेगा। 13(1) इज एप्लीकेबिलिटी, कि हम टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज में सेक्शन 13 लगाएंगे। 13(2) इज एफसीएम। अब इसमें ना आपको 13(2) लगाने से पहले एक क्वेश्चन आंसर करना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछना, यू हैव टू आस्क टू द क्वेश्चन व्हाट, दैट वेदर द इनवॉइस वाज इशूड विद इन टाइम और नॉट। इन केस ऑफ सर्विसेज द टाइम लिमिट इज या तो बिफोर करो या तो विद इन 30 डेज। तो आप सबसे पहले एक सवाल पूछेंगे कि भैया did you issue the invoice within time? If the answer is affirmative, yes, that is invoice was issued within time, 30 or 45 days in case of financial industry, तो उस केस में आंसर क्या बनेगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई का? the date of issue of invoice by the supplier, because वो टाइम से इशू है, और पेमेंट whichever is earlier। अब ये पेमेंट आपको यहाँ पे इग्नोर नहीं करनी है जैसे गुड्स में इग्नोर करी थी। यहाँ पे एडवांस पे जीएसटी लगता है। बात समझ में आई? और सर अगर इस क्वेश्चन का आंसर आया नो, that the invoice was not issued within time, तो उस केस में we will compare payment date with the last date up to which the invoice should have been issued, और वो क्या बनेगा? provision of service date। तो केस बी क्या है? invoice is not issued within time under section 31, so I will compare payment date with the provision of service date। मतलब आपका सप्लाई कब खत्म हुआ, आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज कब खत्म हुआ। बात समझ में आई? तो अगर आपका इनवॉइस टाइम से इशू हुआ तो आप इनवॉइस डेट को पेमेंट से कंपेयर करो, नहीं तो आप सर्विसेज की डेट को, जब आपका सप्लाई हुआ, प्रोविजन ऑफ सर्विस हुआ, उसको पेमेंट डेट से कंपेयर करो। सर अगर ऊपर वाले प्रोविजंस कहीं पे अप्लाई नहीं कर पाए तो वी विल जस्ट सी रेसिपिएंट ने अपने बुक्स के अंदर उसकी एंट्री कब दिखाई है, पेमेंट की नहीं सप्लाई की, जब उसने सप्लाई रिसीव किया, रिसीट ऑफ सर्विसेज मतलब परचेजेस की एंट्री। यस, अब इसमें जो प्रोविजो है 1000 रुपीज एक्सेस का वो बिल्कुल काम करेगा। क्या कि अगर 1000 तक एक्सेस आया है अमाउंट, सप्लायर बोल सकता है कि मैं इसके ऊपर अभी टैक्स नहीं पे करेगा, मैं इसका टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस के साथ लिंक करेगा। एग्जांपल ये बेसिकली यूटिलिटी बिल्स में आता है, ठीक है, यूटिलिटी बिल्स, गैस सर्विस, वो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज होते हैं तो वहां पे आता है। यस, एग्जांपल लो, यूटिलिटी में लेट से बिल आया 503 रुपीज का। जनरली आप क्या करते हो? पेमेंट कर देते हो 510। मेरे पास पेमेंट आई 510 की,
कितना रुपीज एक्सेस आया, 7 रुपीज। क्या आइडियली एज पर द लॉ मुझे 7 के ऊपर जीएसटी पे करना था? आंसर इज यस, बिकॉज एडवांस पे जीएसटी लगता है। नोटिफिकेशन 66 2017 गुड्स के केस में लगता है, सर्विस के केस में नहीं लगता। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई, इससे तो मेरे को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। क्यों नुकसान हो जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव नुकसान है, सर खपाई है इसके अंदर, मुझे हर एक एडवांस के ऊपर जीएसटी पे करना है। तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम कर, 1000 तक, मतलब इस केस में ₹7 का टाइम ऑफ सप्लाई तू अभी मत फिक्स कर, तू वेट कर, तू इसका इनवॉइस कब इशू कर रहा है। तो जब अगला बिलिंग आएगा, जब मैं अगला बिल रेस करूंगा, उसके अंदर मैं इस 7 को एडजस्ट करूंगा, वो 7 यहां पे चला जाएगा। तो उस केस में मेरे को इनवॉइस के टाइम ही आई एम गोइंग टू ट्रीट दिस एज अ टाइम ऑफ सप्लाई, आई एम गोइंग टू पे द जीएसटी ऑन दैट। मुझे अभी इसके ऊपर जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, आई डोंट हैव टू पे द जीएसटी। यस, लेकिन अगर इस केस में लेट से एडवांस आता, ये आ रहा है अमाउंट लेट से 2000 रुपीज, तो सर ये तो 1000 के ऊपर एडवांस चला गया, तो इसमें जो भी डिफरेंस बनेगा 2000 माइनस 503 का, उसका जीएसटी तुम्हें साथ साथ पे करना पड़ेगा, पेमेंट के टाइम ही पे करना पड़ेगा। यस, ओके सर, ये कुछ एक्सप्लेनेशन है। सप्लाई डीम टू हैव बीन मेड, ये वही बात है जितना इनवॉइस में मैं सप्लाई दिखा रहा हूं। जैसे मैंने 100 आवर्स का कुछ चार्ज किया सर्विसेज, तो 100 आवर्स की टाइम ऑफ सप्लाई आपको मानना है, ये नहीं बोलना कि कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा का था तो वो पूरा टाइम ऑफ सप्लाई भी फिक्स करो, ये कुछ खास बात नहीं है। अब सर ये जो मैं बोलता हूं ना, डेट ऑफ पेमेंट, रिसीट ऑफ पेमेंट, अभी रिसीट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है? अगेन जैसा आपने आरसीएम में गुड्स के कंपेयर किया था, यहाँ पे एफसीएम में सर्विसेज में भी वही चीज लग गई कि एज अ सप्लायर स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए रिसीट ऑफ पेमेंट मतलब एक्चुअल क्रेडिट और बुक्स की एंट्री विच एवर इज अर्लियर। वो गवर्नमेंट आपको हर तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई अर्लियर वाला फिक्स करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसको वहां पे टैक्स जल्दी मिलेगा। सो सी, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट मतलब डेट ऑन विच द पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। सर यहां डेबिटेड क्यों नहीं लिया? अरे मेरे लाल सुन ना, आपको सप्लायर या रेसिपिएंट भी तो देखना है। मैं सप्लायर की बात कर रहा हूं ना, अभी मैं एफसीएम पे नहीं, मैं आरसीएम पे नहीं आया हूं, मैं एफसीएम की बात कर रहा हूं। सर ये बात गुड्स में क्यों नहीं लिखी? अरे गुड्स में तो वैसे भी एडवांस पे जीएसटी नहीं लगता, क्यों दिमाग लगा रहे हो वहां पे? एफसीएम इन केस ऑफ सर्विसेज सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे बुक्स में क्रेडिट और एक्चुअल बैंक अकाउंट में क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। समझ में आया? सर आरसीएम के अंदर वहां मैंने आपसे 3 डेट कंपेयर कराई थी, मैं यहाँ पे आपको 2 ही डेट कंपेयर कराऊंगा। सर एक कौन सी एंट्री आप खा गए, कौन सी डेट खा गए? वहां पे एक रिसीट ऑफ गुड्स था, यहाँ पे सर्विसेज का कोई रिसीट नहीं होता है, इनटेंजिबल नेचर होता है, उसको खा जाओ, तो एक डेट क्या बचेगी? पेमेंट। अब अगेन यहाँ पे आपको रेसिपिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, क्योंकि मैं आरसीएम की बात कर रहा हूं, पर्सन कौन पे कर रहा है? रेसिपिएंट। तो इस केस में एंट्री इन द रेसिपिएंट बुक्स और एक्चुअल डेबिट फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट व्हिचएवर इज अर्लियर, ये मेरी एक डेट बन जाएगी। दूसरी कौन सी बनेगी? वहां पे 31st डे बना था, यहाँ पे 61st डे बनेगा फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट इशूड बाय द सप्लायर। इसका मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं, फटाफट से आ जाओ। यहाँ पे भी आपको आरसीएम एफसीएम में लिंक कर सकता हूँ चैप्टर 2 से, एग्जेम्पशन एंट्री मतलब एग्जेम्पशन चैप्टर 2 और टाइम ऑफ सप्लाई, ये सब एक प्यारा एक ट्राइंगल बन सकता है आपका। A Limited provides services to B Limited on 10 June. Services are taxable under RCM. A Limited issues the invoice on 15 June. 15 जून के आके आप फटाफट से 61st डे कैलकुलेट करो। 60 माइनस 15 जून के बनेंगे 45 डेज। ओके, जून, एक सेकेंड, 30 माइनस 15 ये बनेंगे आपके 15 डेज। जून, जुलाई और ये बनेगा आपका अगस्त का 14। तो 14 आपका 60 डेज कंप्लीट हो रहा है, तो 15 अगस्त आपका 61st डे बनेगा। 15 अगस्त आपका 61st डे बनेगा एंड पेमेंट इज डेबिटेड ऑन 20th, रिकॉर्डेड ऑन 15th। रेसिपिएंट ने रिकॉर्ड किया 15th को अपने बुक्स में पेमेंट की एंट्री, और एक्चुअल में डेबिट हुआ है 20th को। तो मैं तो गवर्नमेंट हूं, मैं तो बड़ा ही जल्दी जल्दी चाहिए मुझे, तो मैंने तो 15th ले लेना है, 15 सितंबर। तो अगस्त और सितंबर में से अर्लियर डेट इसमें कौन सी बनेगी? 15 अगस्त। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या फिक्स होगा आपका? 15 अगस्त। समझ में आया? बाकी के एग्जांपल आप एक बार कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कहीं पे भी ये वाली डेट पॉसिबल नहीं हुई तो आप देखो सीधा रेसिपिएंट ने अपने बुक्स में सप्लाई की एंट्री कब पास करी है। जैसे ऊपर मैंने आरसीएम में भी आपको गुड्स के केस में भी ये चीज बताई थी। अब एक स्पेशल केस आता है इन केस ऑफ एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस मतलब आपका सेक्शन नंबर 92A इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इनकम टैक्स एक्ट। जैसे वो होता है ना कि रॉ मटेरियल यही प्रोवाइड कर रहा है, 51% का बुक वैल्यू ऑफ असेट्स गारंटीड है, या एक दूसरे के साथ लिंक है, लोन दिया हुआ है, वो सब एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का केस है। अब जब कोई 2 कंपनीज एसोसिएटेड एंटरप्राइज होती है एंड द सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में स्पेशल प्रोविजन लगता है। हम आपको 60 डेज का फायदा नहीं देंगे, हम आपको 60 डेज का फायदा नहीं देंगे। वी विल जस्ट सी अर्लियर ऑफ
एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर, हम दोनों इसमें से पिक कर लेंगे। कभी कभार सवाल में आपको ये भी नहीं दिया होता है, सिर्फ ये दिया होता है, तो आप यही पिक कर लेना। सर ऐसा क्यों बोला सप्लायर आउटसाइड इंडिया? सप्लायर इंडिया में हो तो क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई सप्लायर आउटसाइड इंडिया होगा, तुम इंडिया में रहेंगे, सर्विसेज है तो आरसीएम लगेगा। भूल रहे हो क्या चीज है? मैं आरसीएम की बात कर रहा हूं, इसीलिए मैंने ये चीज कवर करी और बोला सप्लायर आउटसाइड इंडिया। तो जब सप्लायर आउटसाइड इंडिया है और रेसिपिएंट इन इंडिया है तो आरसीएम लगेगा ना लाला जी। यस, चलो 3, 4, 5 एग्जैक्टली 4, 5, 6 आर एग्जैक्टली सेम एज वी टॉक्ड इन सेक्शन नंबर 12, कोई फर्क नहीं है। मैं आपको सेक्शन नंबर 14 करा रहा हूं, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। बहुत क्वेरीज आती है, प्लीज इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। चलो पे अटेंशन नाउ। देखो आपको इसके अंदर ना 4 डेट्स आइडेंटिफाई करनी है। 4 डेट्स कौन सी होती है? इनवॉइस डेट, पेमेंट डेट, सप्लाई डेट और चेंज की डेट। मतलब आपका रेट चेंज हुआ, कुछ जीएसटी में चेंजेस आए, एग्जेम्प्ट था नॉन एग्जेम्प्ट हो गया, नॉन एग्जेम्प्ट था एग्जेम्प्ट हो गया, रेट बढ़ा चढ़ा के दिया, व्हाटएवर इट इज, ये 4 डेट्स आपको पिक करनी है, ठीक है। आपको इन 3 डेट्स जो मैंने पहली बोली, कौन कौन सी? इनवॉइस डेट, पेमेंट डेट और सप्लाई डेट, इन तीनों को देखना है ये कहां फॉल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द चेंज डेट। आपको एक लाइन बनानी है, चेंज रेट चेंज की जो है डेट वो रखनी है और देखना है कि ये 3 कहां फॉल कर रहे हैं, बिफोर या आफ्टर। अगर तीनों बिफोर है तो क्लियर है आंसर प्री लगने वाला है, तीनों आफ्टर है तो भी आंसर क्लियर है प्री लगने वाला है, पोस्ट लगने वाला है। सर प्रॉब्लम पता है कब आती है? जब एक बिफोर हो 2 आफ्टर हो, या फिर 2 बिफोर हो 1 आफ्टर हो, तो दिमाग में कंफ्यूजन होएगा, वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सी चेक वेयर 2 आउट ऑफ द 3 डेट्स, कौन सी 3 डेट्स? इनवॉइस, पेमेंट एंड सप्लाई फॉल विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ द डेट ऑफ द चेंज इन टैक्स। अगर कोई भी 2 आउट ऑफ 3 फॉल बिफोर द डेट ऑफ चेंज तो आंसर आपका बनने वाला है प्री, क्योंकि 3 में से 2 मेजॉरिटी विंस है ना। हम हमारे दोस्तों में क्या होता है, 3 में से 2 जने जो कहते हैं उसके हिसाब से बात होती है, यहाँ पे भी आपको सेम कंसेप्ट लगाना है। एंड सर 2 आउट ऑफ द 3 फॉल आफ्टर, अगर चेंज के बाद 2 चीजें फॉल कर रही है, इट कैन बी इनवॉइस एंड सप्लाई, इट कैन बी इनवॉइस एंड पेमेंट, इट कैन बी पेमेंट एंड सप्लाई, एनीथिंग, तो आंसर आपका बनेगा पोस्ट, मतलब चेंज होने के बाद का जो प्रोविजन है वो लगेगा। सर ये तो समझ में आ गया कि प्री या पोस्ट लगेगा, बट वी नीड टू फाइंड एंड पिन पॉइंट अ स्पेसिफिक आंसर की टाइम ऑफ सप्लाई का डेट क्या है। तो उस केस में आप एक चीज समझ लो, जो आपकी सप्लाई की डेट है ना, ये कभी भी आंसर नहीं बनने वाली, इनवॉइस बनेगी या फिर पेमेंट बनेगी। मैंने क्या बोला? सप्लाई की डेट आपका कभी भी आंसर नहीं बनेगा, या तो इनवॉइस बनेगा या पेमेंट बनेगा। अब अगर पेमेंट और सप्लाई एक साथ आया, मैं अभी आपको एग्जांपल कराऊंगा, प्लीज डोंट वरी। अगर आपका पेमेंट और सप्लाई एक साथ आया तो आंसर बनेगा पेमेंट। अगर आपका इनवॉइस और सप्लाई एक साथ आया तो आपका आंसर बनेगा इनवॉइस। लेकिन सर वो 2 आउट ऑफ 3 इनवॉइस और पेमेंट एक साथ आ गए, दोनों प्री या दोनों पोस्ट में आ गए, तो आंसर बनेगा विच एवर इज अर्लियर, क्योंकि ये दोनों ही हकदार है आंसर बनने के। मैं आपके सामने एक लाइन स्टेट कर रहा हूं, ठीक है, उस चीज को समझना। सप्लाई इज अ किंग मेकर बट इट विल नेवर बी अ किंग। रिपीट, सप्लाई विल बी अ किंग मेकर बट इट विल नेवर बी अ किंग। ये आंसर बनाने में हेल्प करेगा 2 आउट ऑफ 3 में, लेकिन ये खुद डेट टाइम ऑफ सप्लाई का आंसर कभी भी नहीं बनेगा, यही दोनों आंसर बनेंगे। एक बार मैं फटाफट से आपको यहां से करा देता हूं, ये चीट शीट आप समझ लीजिए। मैंने यहां पे जो बिफोर और आफ्टर वर्ड यूज किया है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द डेट ऑफ चेंज ऑफ टैक्स। ये करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन करना है, एक होटल का क्वेश्चन आया था, चेकआउट हुआ था, तो वो आप एक बार करना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले एक बार अभी ये चीट शीट देख लीजिए। देखो मैंने सप्लाई की डेट ली, इनवॉइस की डेट ली, पेमेंट की डेट ली, और जो मैं बिफोर आफ्टर यूज कर रहा हूं दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द चेंज ऑफ रेट, जब भी जिस दिन चेंज हुआ। अगर सप्लाई बिफोर दैट डेट है, इनवॉइस बिफोर है और पेमेंट आफ्टर है, तो मैंने क्या बोला, 2 बिफोर है ना, तो आंसर आपका बिफोर बनने वाला है। लेकिन एग्जैक्ट टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? सप्लाई कभी भी आंसर नहीं बनता, तो इनवॉइस डेट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। बिफोर आफ्टर बिफोर, सर 2 बिफोर आ गए ना, और 2 बिफोर में से एक सप्लाई है, कभी भी आंसर नहीं बनता, बिफोर आंसर में आपका बनेगा पेमेंट डेट। बिफोर आफ्टर आफ्टर, सर अब इस केस में आफ्टर हो गया, इस केस में आफ्टर हो गया, तो आंसर विल बी आफ्टर, मतलब वॉट एवर द चेंज हैज हैपेंड वो आंसर बनने वाला है। लेकिन एग्जैक्ट टाइम ऑफ सप्लाई क्या, ये भी आंसर बन सकता है, ये भी आंसर बन सकता है, दोनों आफ्टर में है, तो अब मुझे इन दोनों में से विचएवर इज अर्लियर पिक करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आफ्टर आफ्टर बिफोर आफ्टर, सप्लाई आंसर नहीं बनेगा, इनवॉइस डेट। नीचे आफ्टर बिफोर आफ्टर, आफ्टर क्योंकि 2 और आफ्टर, बिफोर आंसर सॉरी सप्लाई आंसर नहीं बनेगा, तो पेमेंट डेट विल बी द आंसर। और आफ्टर बिफोर बिफोर, तो आंसर विल बी बिफोर, बट दोनों ही हकदार है आंसर बनने के, इस केस में दोनों ही बिफोर है, तो विच एवर इज अर्लियर। इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, बस आपको ये टेबल दिमाग में रखनी है कि 2 किधर फॉल कर रहे हैं, और सप्लाई को आंसर कभी भी नहीं बनाना। अगर वो 2 फॉल करने वाले इनवॉइस और पेमेंट साथ में आ जाए तो विच एवर इज अर्लियर।
आई थिंक आपको बात समझ में आई है। और एक बार आप क्वेश्चन करना, कोई डाउट है तो कमेंट में डाल देना, कोई डाउट वाली वॉट एवर डाउट इट विल बी वी विल क्लैरिफाई। यस, ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें एक छोटी सी बात ध्यान रखना, सेक्शन 14 के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ फ्रॉम सप्लायर स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू। नॉर्मल एफसीएम के केस में जो पेमेंट डेट होती है हम क्या पिक करते हैं, एक्चुअल क्रेडिट और बुक्स की आपने जब एंट्री चढ़ाई है विच एवर इज अर्लियर। बट दिस इज टू अवॉइड अ मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्या है उसको छोड़ दो, भी सीधा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग लगाओ कि इफ योर एक्चुअल रिसीट एक्चुअल क्रेडिट इन बैंक इज विद इन 4 वर्किंग डेज, it is within 4 working days of what, of the date of change of the tax, then your normal provision will apply whichever is earlier वाला। लेकिन अगर आपका क्रेडिट इज हैपनिंग आफ्टर 4 वर्किंग डेज, 4 वर्किंग डेज के बाद का क्रेडिट आ रहा है, तो उस केस में आपको एक्चुअल क्रेडिट हैज टू बी टेकन एज द आंसर फॉर द पेमेंट डेट। यू डोंट हैव टू कंपेयर बोथ ऑफ देम। इन दैट केस यू इग्नोर द डेट ऑफ रिसीट दैट यू आर रिकॉर्डिंग इन योर बुक्स। दिस इज टू अवॉइड अ मैनिपुलेशन। सिंपल सी बात में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, देखो ये आपका एक डेट है, ठीक है, इस दिन सपोज आपका चेंज हुआ टैक्स रेट, इस दिन आपका टैक्स रेट सपोज चेंज हुआ, यहां पे आपका गया 1 दिन, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, ठीक है। और सपोज यहां पे आपका क्रेडिट हुआ बैंक में और आपने बुक्स की एंट्री चढ़ा रखी है, यहां पे बुक्स की क्रेडिट एंट्री आपने यहां पे चढ़ा रखी है। नॉर्मल रूल आई अप्लाई विच एवर इज अर्लियर, ये क्रेडिट इन बैंक है। नॉर्मल रूल आई अप्लाई विच एवर इज अर्लियर। लेकिन यहां पे ना कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है, आपने ये बहुत ज्यादा अर्ली डाल दिया। मे बी दिस अर्लियर प्री चेंज इज समथिंग बेनिफिशियल फॉर यू, सो इन दैट केस वी आर गोइंग टू इग्नोर दिस, we are going to ignore this and we are going to take this as the payment date. We are going to take this as the payment date. We are going to ignore the books entry. हम इसको इग्नोर करेंगे। समझ में आया? ये हमारी पेमेंट डेट पिक करी जाएगी। इज इट क्लियर? बस आपको ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। उसके बाद सर 2 पर्टिकुलर सर्क्यूलर्स आए थे, उसको क्विकली कर लेते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ NHAI इन हाइब्रिड एन्युटी मोड। मैं इसको आपको सीधा एक तरीके से कराता हूँ, यहीं पे करा दूं क्या? चलो यहीं पे करा देते, रुको। अलग से कोई बहुत बड़ा इसमें एनालिसिस नहीं है, बहुत सिंपल है ये। देखो ये आपका NHAI के हाईवेज बनाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो हाईवे बनाया जाता है ना, ये जनरली एक हाइब्रिड एन्युटी मोड में बनाया जाता है। इट बेसिकली इन्वॉल्व्स अ कॉन्ट्रैक्ट जिस पार्टी को दिया जाता है, दे हैव टू ऑपरेट दिस प्लस दे हैव टू मेंटेन दिस। इनको ऑपरेट भी करना है और इनको मेंटेन भी करना है, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में जो उनको पेमेंट आती है वो अगले 10-15 साल तक स्टैगर्ड पेमेंट्स आती है। ऐसा नहीं कि आपको ऑपरेशन का पहले दे देंगे, मेंटेनेंस का बाद में देंगे। नो, टू होल्ड देम अकाउंटेबल द अमाउंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर नंबर ऑफ ईयर्स। तो दिस इन्वॉल्व स्टैगर्ड पेमेंट्स ऑल्सो, पेमेंट्स ओवर नंबर ऑफ ईयर्स, पेमेंट्स ओवर नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। अब सर सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या इसको मुझे स्प्लिट करने की जरूरत है क्या 2 में? मतलब ऑपरेशन अलग और मेंटेनेंस अलग? नहीं, ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट है। एंड अगर आप इसको समझ पा रहे हो तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यस और नो? अब सर दिमाग लगाते हैं। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, नॉर्मल जब मैं बात करता हूं सप्लाई ऑफ सर्विसेज की, जब मैं टाइम ऑफ सप्लाई की बात करता हूं तो टाइम ऑफ सप्लाई में डज नॉट मैटर इट इज अ वन टाइम सप्लाई और इट इज अ कंटिन्यूअस सप्लाई। इसका फर्क पड़ता है इनवॉइस डेट में, एंड वो इनवॉइस डेट हम यूज करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई में, बराबर। तो जब मैं टाइम ऑफ सप्लाई की बात करता हूं तो मेरे को क्या कंपेयर करना है? मेरे को कंपेयर करना है अगर इनवॉइस टाइम से इशू हुआ तो वो डेट विद पेमेंट डेट, नहीं हुआ तो मुझे प्रोविजन ऑफ सर्विस देखनी पड़ती है कि सर्विस कब हुई, एंड आई विल कंपेयर इट विद पेमेंट डेट। अब सर कहीं ना कहीं डाउट ये आता है कि ये सर्विस प्रोविजन ऑफ सर्विस की डेट क्या पिक करेंगे? What will be the date of provision of service in case of continuous supply? इन्होंने क्लैरिफाई किया कि आप एक बात बताइए, जब मैं इसको सबसे पहले इनवॉइस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, सेक्शन नंबर 31 इनवॉइस पॉइंट ऑफ व्यू, तो क्या मेरे पास यहां पे ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल है? आंसर इज यस। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल है, यस। क्या उसी दिन मेरा इनवॉइस नहीं इशू हो जाएगा? यस। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि आप इसी दिन में प्रोविजन ऑफ सर्विस भी मान लो ना। तो इस केस में ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं कि इनवॉइस टाइम से इशू हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रोविजन ऑफ सर्विस एंड द इनवॉइस डेट इज द सेम। आप जो कंपेयर करते थे ऊपर केस ए केस बी, अगर आप कंपेयर करो, व्हेन आई टॉक अबाउट द केस ऑफ FCM सर्विसेज 13(2), तो मैं यही तो डेट लेता था कि इनवॉइस टाइम से इशू हुआ तो दैट डेट विल पेमेंट डेट।
नहीं हुआ तो प्रोविजन ऑफ सर्विस डेट। इस केस में ये दोनों साथ में बन जाएगी, इस केस में ये दोनों साथ में हो जाएगी। एंड इसको किससे कंपेयर करना है, इसको किससे कंपेयर करना है, पेमेंट डेट से। पेमेंट जनरली एडवांस में आती नहीं है, गवर्नमेंट ऐसे देगा नहीं आपको, इनवॉइस लेने के बाद ही आएगा। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज फिक्स्ड। तो यहाँ पे इन शॉर्ट सब कुछ एक ही डेट में आ गया, ड्यू डेट भी वही आ गई, उसी दिन इनवॉइस जाने की डेट आ जाएगी। और अगर आपने इशू नहीं किया तो ये भी वही वाली डेट आने वाली है प्रोविजन ऑफ सर्विस को, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, गवर्नमेंट बोल रही है कि आप ये ड्यू डेट से ही लिंक कर दो कि उसी दिन मान लेना प्रोविजन ऑफ सर्विस हो रहा है, बिकॉज रियलिटी में ये तो कंटिन्यूअस है। सो आई विल कंपेयर दैट विद पेमेंट डेट। जनरली ये दोनों सेम ही रहेंगी, और अगर पेमेंट एडवांस में आ गया तो वो फिर आपका एडवांस पे जीएसटी पे हो जाएगा, क्या दिक्कत है। यस, ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। इंटरेस्ट कंपोनेंट का इन्होंने एक बात क्लैरिफाई करी है, ये बोलने की जरूरत नहीं है कि अगर इंटरेस्ट आया तो उसके ऊपर भी जीएसटी जाएगा। अब ये है स्पेक्ट्रम यूसेज एंड अदर सिमिलर सर्विसेज, नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम गवर्नमेंट। व्हाट इज दिस, नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम गवर्नमेंट। Natural resources from government. This will be taxable under RCM. Yes, RCM services 13(3). Yes, 13(3). And this is again a case of continuous supply of services. Again a case of continuous supply of services. अब मुझे बात बताना, जब मैं 13(3) की बात करता हूं RCM ऑफ सर्विसेज के केस में, क्या इसका आंसर होता है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है, आप पिक करते हो एक तो 61st डे एंड यू कंपेयर इट विद द पेमेंट डेट। पेमेंट मतलब रेसिपिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आपकी बुक्स की एंट्री होती है पेमेंट की, और योर एक्चुअल पेमेंट मतलब डेबिट फ्रॉम द बैंक अकाउंट। अब ध्यान से सुनना, इसमें भी आपके दो केस बनेंगे। कभी कभार क्या होता है, स्पेक्ट्रम के केस में मैं होता हूं, जैसे मैं गवर्नमेंट से सर्विस ले रहा हूं, मैं ये स्पेक्ट्रम यूसेज ले रहा हूं, ये एयरटेल वोडाफोन की बात कर रहे हैं, मैं वो स्पेक्ट्रम का सर्विस ले रहा हूं और मैं उसका फुल पेमेंट एडवांस में देता हूं, अपफ्रंट पेमेंट। जब मैं फुल पेमेंट एडवांस में दे दूंगा तो इनवॉइस, ड्यू डेट, वो सब बात आएगी नहीं, इनवॉइस तो बाद में आएगा, मैं तो पूरा पेमेंट अभी दे रहा हूं सर्विस से भी पहले। तो इसमें तो क्लियर है कि सर इसी टाइम आपका जीएसटी पे हो जाएगा। सर सारी बात मुद्दे की होती है सर्कुलर और क्लैरिफिकेशंस में कि जीएसटी कब पे करना है, तो देयर इज सम कंफ्यूजन, देयर इज सम कंफ्यूजन। अगर हम प्योरली लॉ लगाए तो देयर विल बी सम कंफ्यूजन, दैट्स व्हाई दे आर क्लैरिफाइंग सर्टेन थिंग्स। सो दीस सर्कुलर्स इन्वॉल्व 5% ऑफ लर्निंग, क्योंकि अगर आप बिल्कुल लॉ एज इट इज लगाओगे तो थोड़े से सब्जेक्टिव ओपिनियंस बनते हैं कि ये ड्यू डेट है क्या, ये सर्विस डेट है क्या। इसीलिए तो सर्कुलर आया ना, गवर्नमेंट ने इसीलिए तो सर्कुलर लाया, बोला कि आप इस टाइम जीएसटी पे करना। तो अगर फुल पेमेंट है तो आप जीएसटी जब पेमेंट हो रही है उसी के टाइम पे कर दो, बिकॉज दिस इज एन एडवांस पेमेंट केस। अगर फुल पेमेंट एक साथ नहीं हो रही एंड इट इज ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, तो ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स के केस में this will be a case of continuous supply of services because it is more than 3 months. अब क्या बताओ मुझे, इस केस में आपका ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होगा क्या? इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट नहीं लिखी होगी? यस, जब आपकी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट लिखी है तो उसी दिन आपका इनवॉइस भी आ जाएगा, यही तो मैंने सेक्शन 31 में बताया। और यही सेम डेट मैं टाइम ऑफ सप्लाई में भी तो यूज करूंगा, यही सेम डेट मैं टाइम ऑफ सप्लाई में भी तो यूज करूंगा। और जब इनवॉइस जाएगा उसके बाद पेमेंट आएगी। पेमेंट अगर पहली आ गई तो वही मेरा आंसर बन जाएगा, नहीं तो ये वाली जो डेट रहेगी इसी दिन मेरा इनवॉइस की भी मेरी ड्यू डेट बन जाएगी, यही फिर मेरा आंसर बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई का। मतलब इन शॉर्ट योर पेमेंट डेट, क्योंकि इस केस में भी सब कुछ एक साथ आ रहा है। इस केस में दिस विल बी द अर्लियर डेट, राइट, द पेमेंट डेट यार दैट यू आर पिकिंग। और उसको अगर आप कंपेयर कर रहे हो, वो देखो 61st डे तो बाद में आएगा ना, देखो इसी दिन आपका इनवॉइस आएगा और इसके बाद आपका 61st डे आएगा 60 डेज खत्म करके, तो ये तो ऑब्वियसली बाद में जाने वाली है। एंड व्हिच इज अर्लियर यू हैव टू पिक द पेमेंट डेट। आरसीएम में आप 2 डेट्स पहले पिक कर दो ना, इसमें आपकी पेमेंट डेट आ जाएगी। तो इन्होंने क्लैरिफाई क्या किया कि द टाइम ऑफ सप्लाई मतलब जीएसटी विल बी पेएबल as and when the payments are due or made whichever is earlier, because the second date जो आप कंपेयर करते हो that is the 61st day from the invoice। और इनवॉइस कब आ रहा है? पेमेंट ड्यू की डेट में। ड्यू डेट इज असर्टेनेबल, राइट, तो ड्यू डेट की डेट दिन ही आपका इनवॉइस आ रहा है, तो उसके आगे 61st डे आपको जाना है। और सेकंड डेट है ये खुद पेमेंट डेट, ऑब्वियसली द पेमेंट डेट विल बी अर्लियर, राइट, ये ऑब्वियसली अर्लियर होने वाली है आपकी। सो पेमेंट्स आर ड्यू और मेड व्हिचएवर इज अर्लियर, दिस विल बी योर जीएसटी पेमेंट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई। इसमें थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है, कहीं पे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, मेरा व्यू अलग बन रहा है। यस, दैट इज व्हाई द सर्कुलर हैज कम, दैट इज व्हाई द सर्कुलर हैज कम। अगर ये सिंपल केस होता तो सर्कुलर नहीं आता, तो पेपर में आपका ये कंक्लूजन 100% मार्क होना चाहिए
एंड सिमिलर थिंग विल अप्लाई फॉर ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज जिसका लाइसेंस आपको गवर्नमेंट से मिलता है, क्योंकि वहां पे RCM लगता है। क्या ये बात आपको समझ में आई है? यस। चलो, तो इन दोनों ही सर्कुलर्स में आपका कंटिन्यूस सप्लाई का लिंक है और स्पेसिफिक जो बातें बोली गई है वो आपको पेपर में लिख के आनी है, उतना सर्कुलर आपको लर्न करना है। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टाइम ऑफ सप्लाई। आई होप दिस वाज अंडरस्टैंडेबल, आई होप दिस वाज यूजफुल। अगर जेन्युइनली अच्छा लगे कंटेंट तो इंश्योर यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, कमेंटिंग सो दैट आई कैन रीच मोर स्टूडेंट्स, एंड आपके दोस्तों के साथ ये चैनल शेयर करना IDT के लिए। यस, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। हमने अराउंड 40 मिनट्स में इसको खत्म किया है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।